हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेंट्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम करेंगे वो है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की ये हमारी पूरक हिंदी पुस्तिका संचयन भाग 2 का प्रथम अध्याय हरिहर काका। इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे। इसमें हम जो है चैप्टर के सार को समझेंगे और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो ये जो हम करने के लिए जा रहे हैं यानी कि जो क्विक चैप्टर रिवीजन है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जिन्हें हम पहले भी करा चुके हैं। तो ये जो प्रथम पार्ट हमारा संचयन बुक का है हरिहर काका, ये लिखित है मिथिलेश्वर जी द्वारा। ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं संसर्मात्मक जो है वो कथन है। क्यों? क्योंकि जो हमारे लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, इनके बचपन से घटित कोई एक कहानी है। जो इनके गांव में कोई एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति थे, उन्हीं को लेकर उन्होंने ये कहानी लिखी है। बड़े होते होते सारी चीज़ें कैसे घटित हुई, क्या हुआ, ये सभी कुछ उन्होंने उसमें लिखा है। तो यहाँ पर जो है लेखक ने खुद जो है काका के साथ रहते थे, खेलते थे, और कैसे कैसे जैसे जैसे समय बीता उनकी क्या क्या कंडीशन होती गई, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, ये सभी कुछ इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर जैसे कि हमने देखा था कि बहुत ही बड़ा था, तो यहाँ पर हम इसको फटाफट समझने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ से शुरू होता है? मिथिलेश्वर द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है। या ग्रामीण परिवेश मतलब गांव में रहने वाले, आसपास गांव में वो एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जिसे अपना संपूर्ण जीवन सादगी से व्यतीत किया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया। उसके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। यानी कि एक अकेला व्यक्ति था। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने 2 बार शादी करी, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं हुई, और उनकी जो दोनों ही पत्नियां थीं वो जल्दी ही स्वर्ग को सिधार भी गईं। तो अब आखिरी में वो अकेले बचे। अब उनके पास धन संपत्ति भी बहुत थी। तो इसी को देखकर जो है सगे संबंधी उनके करीब तो आए, लेकिन अपनी स्वार्थ सिद्धि को उन्होंने पूरा करने के लिए क्या क्या कृत्य करचे ये भी है, जिससे वो हरिहर काका और ज़्यादा परेशान होते चले गए। अंत में बेचारे हरिहर काका ने सबका साथ छोड़ दिया और अकेले आ गए थे। तो क्या दिया है लेखक का? हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हमने बताया था ना कि बचपन से ही लेखक जो हैं उन वृद्ध व्यक्ति से मिलते रहे थे। हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बचपन की तरह प्यार और दुलार दिया था। तो मतलब बचपन से ही जितना प्यार दुलार लेखक को मिलना चाहिए वो हरिहर काका के थ्रू मिला था उनको। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव एक कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2500-3 हजार है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि बचपन से हरिहर काका जानते थे, लेखक भाई जाते थे अपने गांव में, तो वहाँ पड़ोस में रहते थे। शुरू से ही बहुत प्यार रहा, दुलार रहा, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि हरिहर काका के बच्चे नहीं थे, तो जो है हमारे लेखक से उनका कुछ अलग ही अटैचमेंट था। सारी बातें हरिहर काका जो है वो बांटते थे लेखक से। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो एकदम चुप हो गए, एकदम चुप्पी साध ली, किसी से कुछ नहीं बताते। तो इसका कारण है कि पिछले कुछ दिनों से घटी उनके जीवन में जो घटनाएं थी उसकी वजह से वो बहुत आहत थे और अब चुप हो चुके थे। तो लेखक ने सबसे पहले बताया कि उनका गांव कहाँ है। तो उनका गांव कहाँ से बताया उन्होंने? कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर उनका गांव है। गांव की आबादी कुल 3-4 हजार जो है लोगों की है। और ये जो है ये लेखक के गांव में जो काका हैं वो लेखक के गांव में ही रहते थे। गांव में 3 स्थान प्रमुख थे। कितने? 3 स्थान प्रमुख थे। एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का वृक्ष और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी ये भी कहते थे। तो ये 3 चीजें अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ये बहुत ही प्रमुख थी। कहाँ पर? उस गांव में। क्या? एक बरगद का पेड़, एक तालाब और ठाकुर बाड़ी। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बारू की स्थापना कब हुई इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। ठाकुर बाड़ी के पास काफी जमीन है।
पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुरबाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थितिवश अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया है। तो अब क्या हुआ, तो इन्होंने ठाकुरबाड़ी जो बहुत अहम है, ये पूरी कहानी में बहुत अहम स्थान रखता है। तो पहले हम ठाकुरबाड़ी के बारे में समझेंगे कि ये कब बसा, किसी को कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें लोगों का मानना ये था कि बहुत जब ये गांव बसा था तो तभी एक संत आकर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर ठाकुर जी की स्थापना करी थी। लोगों ने आकर चंदा इकट्ठा कर उनका मंदिर बना दिया। अब धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी के पास उनकी खुद की बहुत सारी ज़मीन हो गई थी जिसपे खेती होती थी और ठाकुरबाड़ी का भरण पोषण भी होता था। अब ये तो हमने ठाकुरबाड़ी के पास में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, हरिहर काका के बारे में देख रहे हैं। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। तो अब क्या थे, हरिहर काका के 4 भाई थे, चारों की शादियां हो चुकी थी, उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे। हरिहर काका ने शादी करी थी, 2 शादियां करी, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुई। तो अब तीसरी शादी उन्होंने करी नहीं और अब कहाँ रह रहे थे वो, अपने ही भाइयों के साथ रह रहे थे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत था। बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, 60 बीघे खेत। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत हैं। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी प्रकार से सेवा करने के लिए कहा है। कुछ समय तक तो वे भली भांति उनकी सेवा करती रही, परंतु बाद में ना कर सकी। अब क्या, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास थी, हरिहर काका के पास थी, वो थी 60 बीघा और हर भाई के पास 15-15 बीघे जमीन थी। तो अब लालचवश ही कहेंगे कि सभी भाइयों ने बोला था कि हरिहर काका की जो है सेवा बहुत अच्छे से करिए, अपनी पत्नियों से, अपने परिवार वालों से बोल रखा था। कुछ समय तो ये सब चीजें सुचारू रूप से चली, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सभी चीजें बंद पड़ गई। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से आया, अब क्या था, अब देखिए, अब उनको खाने पानी को भी लोग नहीं पूछ रहे थे। अब घर में एक क्या कहते हैं गैदरिंग हुई, तो किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। शहर से गांव आया, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आग बबूला हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुरबाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दालान में उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत जी को दी। तो अब क्या था भाई, ये लगा कि घर में भाई इतना पकवान बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी को वो पकवान खाने को ही मिलेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। हरिहर काका को उस दिन भी अच्छा खाना नहीं दिया गया, रूखा सूखा खाना दिया गया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने थाली फेंक दी। जब वो खूब बोलने लगे सबके लिए, तो अब क्या हुआ, जब ये सारी घटना घटित हो रही थी उस समय, तो ठाकुरबाड़ी के कुछ पंडित जी जो है वहाँ मौजूद थे। जब उन्होंने सारी चीज़ें देखी सुनी तो जाकर कहाँ, महंत को बताई। मंदिर के जो महंत, बड़े पुजारी जो होते हैं, उनको जाकर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े, महंत काका को समझाकर ठाकुरबाड़ी ले आने के लिए। अब महंत भी लालची था। अब यहाँ पर देखिए उसका क्या वो था। अब उसने सोचा कि भाई जो है हरिहर काका है वो वहाँ खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो ऐसा करते हैं, उनको मना के हम ठाकुरबाड़ी ले आते हैं। अब उनके पास तो 60 बीघा ज़मीन है, हम उनकी सेवा वेवा करेंगे और बहला फुसला के उनकी 60 बीघा ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम करा लेंगे, उनके पास ज़मीन इतनी सारी है। तो अब यहाँ महंत भी खुश इसलिए था कि उसको वो सारी प्रॉपर्टी अब अपनी होती दिखाई दे रही थी, वो भी स्वार्थी था। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी। अब जब महंत वहां पहुंचे हरिहर काका के पास, तो अब उन्होंने कैसा प्रपंच बनाना शुरू किया। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी, दुनिया को स्वार्थी कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए, अब उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। महंत ने ठाकुरबाड़ी में ही उनके रहने तथा खाने पीने का उचित व्यवस्था करवा दी। अब क्या हुआ,
महंत गए और वहां से जो है उसको ले आए, हरिहर काका को जाकर ठाकुरबाड़ी में ले आए। अब वहां पे उन्हें सब बताना कि भाई परिवार रिश्तेदार सब मिथ्या होते हैं, तुम भगवान की सेवा में रहो, अपनी ज़मीन यहाँ कर दो, तुम हमेशा यहाँ खुशी रहोगे, मरने के बाद तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सब तरह तरह के बातें जैसे बोला जाता है उस तरीके से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और हरिहर काका का वहाँ अच्छे से प्रबंध कर दिया रहने के लिए। अब हरिहर काका भी थोड़ा सा दुविधा में पड़ गए, क्या हमें इतनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो भी है। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी, वैसे ही वे उन्हें मनाने के लिए फिर से ठाकुरबाड़ी पहुंचे, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल ना हो सके। पर अगले ही दिन वे ठाकुरबाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे, उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए काफी माफी मांगने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वे घर वापस आ गए। अब काका को बहुत सेवा होने लगी। उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो आवाज लगा देते, परंतु उन्हें तुरंत मिल जाती, वह वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी। तो अब क्या हुआ कि जो है हरिहर काका को भाई इस तरीके से ले गए, तो उनको फिर से वापस ले आए, उनके भाई जाकर मना बुझा के फिर से वापस ले आए। अब घर में बड़ी उनकी सेवा भाव भगत होने लगा, जो कुछ मांगते उनको तुरंत मिलता, सब होता। अब गांव में भी हरिहर काका की बड़ी चर्चा हो रही थी। घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते। तो अब बच्चे क्या कह रहे, जो भाई थे उनके, जो भाई बना लाए थे, अब बहुत सेवा कर रहे थे, तो उसी प्यार प्यार में बार बार बोलते थे कि भाई अब जमीन हमारे नाम कर दीजिए, जमीन हमारे नाम कर दीजिए। बस हरिहर काका भी भाई काफी एजेड थे, इतना सब कुछ देख चुके थे, समझ चुके थे, तो वो जानते थे कि उनके सामने ऐसे बहुत से उदाहरण थे कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन में जो है वो चीजें दे दी, अपनी जमीन प्रॉपर्टी जो है सब दे दी थी, और उसके बाद उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं रहता था, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता था। और कभी कभी महंत भी जो है उनको बार बार आते रहते थे घर समझाने के लिए कि भाई प्रॉपर्टी दे दो, ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। तो इस तरीके से जो है हरिहर काका को दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा था जमीन के लिए, भाइयों की तरफ से भी और महंत जी के तरफ से भी। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। अब महंत भी चाहते थे कि भाई जमीन उनके पास में आ जाए, तो वो भी बार बार जा ही रहे थे। तो क्या हुआ, उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गड़ासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों एवं गांव के लोगों ने जब खबर लगी, तब वे ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। अब महंत बार बार जा रहे थे, समझा रहे थे कि भैया हमको दे दो दे दो दे दो, लेकिन वो नहीं दे रहे थे, मान नहीं रहे थे हरिहर काका कि नहीं, हम भाई क्यों जमीन अपनी भाई ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। अब वो चिंतित हो गए, तो उन्होंने भी अब क्या किया कि भाई उनका अपहरण करा लिया। महंत के बहुत सारे आदमी लेकर गए और वहां से अपहरण करा के उन्हें ठाकुरबाड़ी ले आए। जब गांव वाले भाइयों को पता चला, तो भाई सब पहुंच गए ठाकुरबाड़ी उनको छुड़ाने के लिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवाने का प्रयत्न किया, पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मंदिर के अंदर महंत एवं उनके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कुछ सादे कागजों पर अंगूठा निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाजा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा, तो काका रस्सियों से बंधे मिले, उनके मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ था। उन्हें बंधन से मुक्त करवा के उनके भाई उन्हें घर ले आए। अब देखिए, महंत को जब सीधी उंगली से घी निकलता ना दिखाई दिया, तो उसने अपनी उंगली को टेढ़ा कर लिया, उसे जबरदस्ती किया, अपहरण कर लिया। और जब सबने खुलवाने की कोशिश करी, तो दरवाजा नहीं खोला। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी जैसे तैसे बहुत मेहनत करके मंदिर का दरवाजा खोला, देखा अंदर एकदम सन्नाटा, कोई है ही नहीं। तो फिर एकदम से कुछ धक्का देने की आवाज़ आई। तो महंत काका जो है वो थोड़ा सा धक्का दे रहे थे ताकि उनको सुन ले कोई। तो देखा जाके वहाँ ताला लगा था, रूम में ताला तोड़ा गया। देखा तो अंदर हरिहर काका बंधे पड़े थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। निकाला गया, उनको मुक्त कराया गया। तो उन्होंने पुलिस को बताया कि इन्होंने कुछ सादे कागजों पे मुझसे साइन ले लिया है, मतलब मेरे अंगूठे के निशान ले लिए हैं। तो पुलिस ने ये चीज़ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जो है काका को उनके भाई घर लेकर चले गए। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। अब काका एक बार अपहृत हो गए थे, तो उनको जो है बड़ा ध्यान से रखा गया। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते। जब वे गांव में जाते, तब भी हथियारों से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दें। अब भाई क्या है,
ध्यान तो रख रहे थे, लेकिन अब भाई उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि अब वो जो जमीन है अब मेरे नाम कर दीजिए। एक तरफ महंत उनकी जान के पीछे पड़ा था और दूसरे घर वाले, वो उनके खुद के भाई पीछे पड़े थे कि भाई हम आपकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप अपनी जमीन हमारे नाम कर दीजिए। अब इनको घर से भी ये प्रेशर पड़ने लगा था। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। किन्होंने? उनके भाइयों ने। जब उनके भाई इतना समझाते गए, प्यार से हर एक चीज से समझाते गए, नहीं माना। अब उनकी सहन शक्ति समझाने की भी भाइयों की हो गई। अब उन्होंने भी अपना रौद्र रूप धारण किया। किस तरीके से? उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो मारकर यहीं घर में ही गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। अब क्या हुआ? भाइयों ने भी उन्हें समझाया, धमकी दी कि हम तुम्हें मार देंगे। जब वो चिल्लाने लगे, खूब मारा पीटा, सब कुछ किया, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया कि ताकि चिल्लाने की आवाज घर के बाहर ना जा सके। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। अब जैसे तैसे भी जो थोड़ी बहुत आवाज थी उससे गांव वालों ने सुन लिया और गांव वाले वहां आकर इकट्ठा हो गए। महंत तक भी खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। अब भाई महंत कैसे छोड़ देता? जब महंत ने काम किया था तो भाई पुलिस लेकर पहुंचे थे। अब भाई जब कर रहे थे तो महंत जी पुलिस लेकर घर पहुंच गए थे। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए हैं। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। अब पुलिस जो महंत जी के द्वारा वहां पहुंची थी, उसने जो है हरिहर काका को मुक्त कराया, उनको आज़ाद कराया। कराने के बाद उनसे भाई पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मेरे भाइयों ने मेरी पिटाई करी है और साथ ही कुछ कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान भी लिए हैं। ये सारे बयान हरिहर काका ने पुलिस को दी और पुलिस तो देख ही रही थी हरिहर काका को। देख के पता चल रहा था कि उनके साथ हाथापाई या उनकी पिटाई की गई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा मान ली। अब हरिहर काका ने देख लिया कि भाई ठाकुर बाड़ी से भी हमें कोई मतलब नहीं, हमारे भाइयों से भी मतलब नहीं। अब उन्होंने सोच लिया कि अब जो करना है वो मैं करूंगा, किसी से कोई मतलब थी। अब उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा कि अब मुझे प्रोटेक्शन आप दीजिए। अब वे घर से अलग रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसों पर मौज कर रहे हैं। अब देखिए, अपनों ने साथ नहीं दिया, बड़ों ने साथ नहीं दिया, तो मजा कौन करेगा? तीसरा ही करेगा। अब उन्होंने एक नौकर रखा है, 3-4 पुलिस वाले हैं, आराम से खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं हरिहर काका के पैसों पर। अब यही चीज अगर भाइयों ने करी होती तो शायद वो ऐश कर रहे होते, लेकिन उनके समझ में ये चीज नहीं थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हरिहर काका को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उन्होंने उनका घर भी छोड़ दिया। अब कोई पराया व्यक्ति ही हरिहर काका के पैसों पर मौज कर रहा था। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने इनकार कर दिया। अब सभी भाई इतनी जमीन देखकर किसी को भी लालच आएगा, तो वो नेताजी भी चले आए कि भाई आप एक विद्यालय खोल दीजिए अपनी जमीन पे। हरिहर काका समझ चुके थे कि मेरी जमीन ही मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने वो भी मना कर दिया कि मैं उस पर किसी भी तरह का कोई विद्यालय नहीं खोलूंगा। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताकते रहते हैं। तो अब क्या है, जिस व्यक्ति को अपनों से ही इतनी ज्यादा मार मिल चुकी हो, सब कुछ हो, कोई उनका साथ ना दे, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति अंदर तक टूट जाता है। तो महंत काका के साथ भी ऐसा हुआ। वो अंदर तक टूट चुके हैं, उन्होंने किसी पे विश्वास नहीं है। जो पहले बहुत जो बोलते थे, अब बिल्कुल चुप हो चुके हैं, लेटे हुए आसमान की तरफ देखते रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कुछ करते हैं। लोग सोचते हैं कि इनके मरने के बाद इनकी ज़मीन का क्या होगा, महंत हथियार लेगा कि भाई ले लेंगे क्या। अभी तक सब अपने अपने तरीके से सब बातें करते हैं। क्या होगा उनके मरने के बाद उनकी ज़मीन का, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो इस तरीके से इस पार्ट की जो समरी थी वो हमने यहाँ पर फिनिश करी। अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास है, जिन्हें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया था? यानी ऐसे लेखक ने ऐसा क्या देखा था हरिहर काका में जिसको देखकर वो परेशान हो गए थे। हरिहर काका को वो बचपन से जानते थे, हंसना खेलना कूदना सब कुछ करते थे, लेकिन अब जब वो देख रहे थे तो एकदम चुपचाप हो गए थे।
आकाश की तरफ ताकते रहते थे, किसी से कोई बात नहीं करते। तो ये स्थिति लेखक के लिए बहुत ही चिंतनीय थी। तो क्या दिया, जब इस बार जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया तो उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और सिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी यंत्रणा और मनोदशा के बारे में आंखों ने बहुत कुछ कह दिया, पर काका कुछ बोल ना सके। उनकी इसी दशा से लेखक को चिंतित कर दिया था। तो ये था, क्योंकि अब वो उतना परेशान हो चुके थे, किसी से बात करना वगैरह उनको पसंद नहीं आता था। देखा चुप होकर चुपचाप रह जाते थे। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे? लेखक को कैसे पता चला था कि हरिहर काका बचपन में उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे? लेखक को उसकी मां ने बताया करती थी कि हरिहर काका बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बेटे को जितना प्यार करता है, हरिहर काका उससे ज्यादा प्यार लेखक को करते थे। वे जितना खुलकर लेखक से बातें करते थे, उतना किसी अन्य से नहीं। हरिहर काका ने ऐसी दोस्ती किसी अन्य के साथ नहीं की। इस तरह उनसे जाना कि काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। तो लेखक को भाई बचपन की बातें कहाँ बड़े होके हम लोग को इतनी याद रहती है, तो कैसे पता चला? तो लेखक को लेखक की माँ ने बताया था कि एक पिता अपने बेटे को जितना प्यार करता है, हरिहर काका उससे कहीं ज्यादा तुमको प्यार किया करते थे। ये सब चीजें उन्होंने बताई थी, जानी थी, समझी थी, तो सभी कुछ अपनी माँ के जरिए ही जानी थी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के गांव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो याद है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने गांव का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ा था, वही परिचय आपको यहाँ पे देना है। लेखक का गांव आरा कस्बे से 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी आबादी 2,500-3 हजार से अधिक ही होगी। इस गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे पर बड़ा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में स्थित ठाकुर जी का विशाल मंदिर। इसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। आगे चलकर यही ठाकुरबाड़ी गांव की पहचान बन गई। तो ये बताया था कहाँ से कितनी, भाई कस्बाई एरिया है आरा, उससे 40 किलोमीटर दूरी पर था। गांव में जो 3 प्रसिद्ध चीजें हैं, तालाब, बरगद का पेड़, ठाकुरबाड़ी, ये सब चीजों के बारे में आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, ठाकुरबाड़ी की प्रबंध समिति और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठाकुरबाड़ी की प्रबंध समिति क्या थी? जमीन थी ना, तो वहां पर वो जो सारे कार्य होते थे उस पर आपको बताना है क्या क्या कार्य प्रबंध समिति किया करती थी। ठाकुरबाड़ी के नाम पर अच्छी खासी जमीन और अत्यंत विशाल मंदिर है। यहाँ धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करती है और इसके संचालन हेतु प्रत्येक 3 साल पर एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का प्रमुख कार्य है गांव के लोगों में ठाकुरबाड़ी के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करते हुए धर्म विमुख लोगों को रास्ते पे लाना, यानी कि लोगों के अंदर भक्ति भावना को बनाए रखना, और जो लोग धर्म से विमुख हो गए हैं, जो धर्म में, भगवान में, ईश्वर में नहीं मानते हैं, उन्हें इन सब चीजों का ज्ञान कराना और धर्म की तरफ, धर्म के रास्ते पर लेकर आना। तो ये होता था ठाकुरबाड़ी का काम। बी का बुक है संचयन, और संचयन का पाठ है हमारा 2 सपनों के से दिन। ये पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक आत्मकथ्यात्मक लेख है। चलिए इसको देखते हैं। सपनों के से दिन पाठ में लेखक गुरदयाल सिंह हैं, जिसमें लेखक ने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। तो आत्मकथा है क्योंकि उनके साथ जो कुछ घटा हुआ है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है गुरदयाल सिंह जी ने। तो किस तरीके से बचपन हुआ करते थे, हम भी जैसे अभी हम बड़े हो गए तो हम भी अपने बचपन के बारे में सोचा करते हैं। हम स्कूल जाते थे तो कितनी मस्ती करते थे, क्या करते थे। वो दिन होते ही ऐसे हैं कि बड़ा मजा आता था उन दिनों को। आज जब हम याद करते हैं तो हमको भी लगता है काश फिर से छोटे हो जाएं और हम स्कूल जा सकें। तो इसी तरीके से आप भी अपने स्कूल डेज बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि ये दिन कभी भी वापस नहीं आते। जिससे भी पूछेंगे तो अगर कोई अपना बेस्ट टाइम बताएगा तो वो अपने स्कूल डेज को ही बताएगा। तो गुरदयाल सिंह जी ने भी यहाँ पर अपने स्कूल डेज के बारे में ही हमको यहाँ पर बताया है। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताते हैं कि बचपन में जब वह और मेरे साथी खेला करते थे, यानी कि वो और उनके साथी खेला करते थे, तो सभी एक जैसे लगते थे। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटन वाले कई जगह से फटे उनके कुर्ते और बिखरे बाल। खेलते हुए इधर उधर भागते भागते वे गिर पड़ते, जिससे पांव छिल जाते। उनकी चोट देखकर माँ, बहनें तथा पिता उनकी पिटाई किया करते थे। इसके बावजूद भी वे बच्चे अगले दिन फिर खेलने निकल पड़ते। लेखक बचपन में यह सब नहीं समझ पाया था। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे,
तो किस तरीके से वो करते थे। बच्चे भाई जब आप देखें ना, बहुत सारे बच्चे जब झुंड में खेलते हैं ना, तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे एकदम से कि कौन क्या है। सबकी कंडीशन लगभग एक जैसी होती रहती है। तो कहीं वो टूटे फटे, कहीं मिट्टी में खेल रहे हैं, हाथ पैर में चोट लगी, भागते। और जब इस तरीके की कंडीशन में घर वाले देखते तो गुस्सा आता, भाई तुमको खेलने भेजा था या चोट लगवाने भेजा था, अपनी इतनी बुरी कंडीशन करने के लिए भेजा था। तो सब उनकी उल्टी और पिटाई कर दिया करते थे। जब अध्यापक को ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा, तब उन्हें यह बात समझ में आई। तो जब पिताजी जब मारते थे उनको, तो समझ में नहीं आता था कि एक तो यार हमें चोट लगी है इतनी, ऊपर से मम्मी पापा और मार रहे हैं, इसका कारण क्या है, समझ नहीं आया था। तो जब आगे चल के उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा हमारे लेखक ने, तो उन्हें इस बात का मतलब समझ में आया कि क्यों ये हमको पिटाई पड़ा करती थी। सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे या फिर पढ़ने में रुचि ना लेते थे। तो जो इनका गैंग था, इनके बच्चों, जो इनके फ्रेंड्स, इनका और पूरा था, उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें पढ़ने में मन नहीं आता था, और कुछ ऐसे थे जो स्कूल ही नहीं जाते थे, मगर लेखक तो जाते थे भाई। तो अब जब हमारी संगत ऐसी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। भाई कुछ तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, और कुछ जो जा रहे हैं उनका पढ़ने में मन नहीं है। तो अब लेखक की भाई कंडीशन भी लगभग ऐसी सी ही हो जाएगी। पढ़ाई का महत्व नहीं समझा जाता था। स्वयं माता पिता भी पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे। वे उन्हें पंडित घनश्याम दास के डंडे पढ़वाकर हिसाब किताब सिखा देना आवश्यक समझते थे। तो अब क्या होता था, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनके पेरेंट्स जो है पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते थे कि पढ़ाई ज़रूरी है, आगे चल के ये बहुत काम की आएगी। तो उन्हें लगता था फालतू का है, जाना है, पैसा देना है, क्या यार फालतू का काम है, तो वो पढ़ाई नहीं कराते थे। लेकिन जो बच्चे जाते थे उनके पेरेंट्स को लगता था कि बस किसी तरीके से इनको हिसाब किताब आ जाए। कहने का मतलब भाई आगे चल के जोड़ घटाना, पैसे लेना देना, गिनना वगैरह, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो बस ये चाहते थे किसी तरह इनको स्कूल भेजो ताकि एक पढ़ने थोड़ा सा हिसाब किताब सीख जाए, चाहे इसके लिए उनको घनश्याम दास जो मैथ्स के टीचर थे उनके डंडे खाने पड़े तो खाएं, लेकिन हिसाब किताब ये सभी सीख जाएं। लेखक के आधे से ज्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों के थे। तो जो उनके जितने भी फ्रेंड्स थे ना, वो कहाँ से आए थे, राजस्थान और हरियाणा से उनके सब पेरेंट्स आकर यहाँ पर बसे थे। तो उन्हीं के बच्चे थे, उन्हीं के साथ ही सब खेलते थे। उनकी बोली कम समझ में आती थी, मतलब राजस्थानी भाषा और हरियाणवी भाषा उन लोगों को कम समझ में आती थी। उनकी बोली पर हंसी भी आती थी, पर लेखक पर खेलते समय कभी कभी ये बोली समझ में आ जाती थी। अब लेखक इन सब की बोलियों को नहीं समझ पाते थे, सुनते थे तो हंसी आती थी, लेकिन खेलते समय क्या होता है ना, सब कुछ समझ में आ जाता है। कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, खेलते समय वो सब कुछ समझ लिया करते थे। बचपन में बच्चों को सब कुछ अच्छा लगता था, केवल उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। लेखक को अपने स्कूल जाने का रास्ता याद था, जिसके दोनों ओर कांटेदार झाड़ियां थी, उनके पत्तों की महक नीम जैसी थी, जिसे लेखक आज भी अपनी सांसों में अनुभव करता है। स्कूल की क्यारियों में कई तरह के फूल लगे हुए थे, जिन्हें वे लोग चपरासी की नजर बचाकर तोड़ते थे। अब बचपन में आज भी अगर किसी बच्चे से पूछो ना, तो जरूर बोलेगा मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सभी बच्चे ऐसा होते हैं, ये सब भी यही था भाई। ये बचपन में सभी बच्चे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन लेखक जिस रास्ते से स्कूल जाते थे वो रास्ता उन्हें बिल्कुल अच्छा जाता। कांटे झाड़ियाँ थी, उनकी पत्तों की महक एकदम नीम जैसी, कसैली जैसी नहीं, कड़वाहट सी होती है वैसी थी। स्कूल में फूलों की क्यारियाँ थी और उन फूलों को भाई चपरासी तोड़ने नहीं देता था। तो जब चपरासी नहीं रहता था तब लेखक और उनके मित्र जो है मिलकर वहाँ के फूल तोड़ लिया करते थे। नई कक्षा में जाना अच्छा लगता था, यानी कि एक क्लास को पास करके जब हम दूसरी क्लास में पहुंचते हैं, नए पहुंचते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। परंतु साथ में डर भी लगता था कि मास्टरों से पहले से अधिक मार पड़ेगी। भाई अब जैसे सिलेबस बढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा, तो जैसे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो अब मार भी ज्यादा पड़ेगी। उन दिनों स्कूल में 1.5 महीना पढ़ाई होने के बाद 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती थी। पहले जो है ना क्या होता था, जब हम नई क्लासेस में पहुंचते थे तो 1-1.5 महीना की पढ़ाई हुई और करीबन 2-2.5 महीने की समर वेकेशन हुआ करती थी। तो यही चीज चल रही थी। छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह खेलने में बीत जाते थे, यानी कि स्टार्टिंग में बस हमें खेलना है। वे अपनी माँ के साथ नाना के घर जाकर छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते थे। यदि किसी कारण नाना के घर नहीं जाते तो घर के पास बने तालाब में सारा दिन खेलते। अब सही लोग होता है कि भाई जब हम लोग की छुट्टियां होती हैं
तो सीधे सीधे नाना के घर भागते थे। हम भी भाई अब जब पढ़ते थे तो हमारी भी जब समर वेकेशन होती थी तो हम भी फट से अपने नाना नानी के यहाँ चले जाया करते थे। तो यही होता था, सभी आप लोग भी लगभग यही करते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसा है कि भाई छुट्टियां हुई, चलो नाना नानी के यहाँ चलते हैं। तो वही हम सभी लोग करते थे, वही लेखक भी करते थे। तो शुरू में तो भाई जाया करते थे, और अगर कभी नहीं जा पाया, किसी टाइम नहीं गए, तो घर के पास उनके तालाब था और सारा दिन उसी तालाब में डुबकी लगाना, निकालना, खेलना, यही काम किया करते थे। तालाब में नहाकर गीले बदन ही पास में पड़ी रेत में खेलते और फिर तालाब में कूद जाते। ऐसा वे एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार करते थे। उनमें कोई भी अच्छा तैराक नहीं था। यदि कोई बच्चा गहरे पानी में चला जाता था तो दूसरे बच्चे उसे भैंस के सींग या पूंछ पकड़ बाहर आने की सलाह देते थे। इसी तरह छुट्टियों का 1 महीना बीत जाता था। अब क्या होता था, नाना नानी के घर गए तब तो मजा करने, और नहीं गए तब क्या होता, तालाब जाते थे। और तालाब में क्या करते थे, तालाब से नहा के निकले, पूरा बदन गीला है, बगल में रेत थी, रेत में लौट जाए थे, सारी रेत जमीन बदन में लग गई, फिर से तालाब में कूद गए, फिर से निकले, रेत में गए, फिर से तालाब में कूद गए। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार करते थे और बड़ा मजा आता था इन लोगों को। अब तालाब में एक एरिया ऐसा होता है ना कि जहाँ जाके बीच में जाके डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो आप वहाँ पे नहीं, अगर कोई बच्चा वहाँ चला जाए तो भैंसें भी भाई उसी तालाब में घूमा करती थी। तो वो क्या कहते कि भैया भैंस की सींग या पूंछ पकड़ो और उसको मारो, तो भैंस बाहर की तरफ भागेगी तो तुम भी बाहर की तरफ चले आओगे। तो ये सजेशन उन्होंने क्या था, अपने उन दोस्तों को दिया करते थे जो बीच गहरे तालाब में चले जाया करते थे। और इसी तरह जो है छुट्टियों का जो 2-2.5 महीने का समय होता था, उसमें 1 महीना इस तरह बीत जाया करता था। 1 महीना शेष रहने पर, अब क्या है 1 महीना बचा है, स्कूल से मिले काम की याद आने लगती थी। समर हॉलीडे वर्क भी तो मिलता है ना, तो समर हॉलीडे वर्क अब उनको याद है कि भैया अब 1 महीना बचा है, अभी होमवर्क नहीं हुआ है, अब क्या किया जाए। हिसाब के अध्यापक को 200 सवाल करके लाने के लिए कहते थे। हिसाब के अध्यापक यानी मैथ्स टीचर जो है वो 200 सम्स करके लाने के लिए बोलते थे कि आपको करके लेके जाने हैं। बच्चे अपने मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल भी प्रतिदिन किए जाएं तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम एक दिन आज 10 सवाल करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो 20 दिन के अंदर हमारे 200 सवाल हो जाएंगे। बच्चों ने ये गणित बैठाई कि इस तरीके से हम अपना होमवर्क खत्म कर लेंगे, इसलिए 10 दिन और खेला जा सकता है। तब उन्होंने बोला 20 दिन तो चलो हम काम कर लेंगे, 1 महीना बचा, 1 महीने में 20 दिन हमने काम कर लिया, अब 10 दिन बचे, चलो 10 दिन पहले खेल लें फिर काम कर लेंगे। 10 की बजाय 15 दिन खेल में निकल जाते थे। अब जो 20 दिन सवाल के रखे थे उसमें से 5 दिन और कम हो गए। 15 सवाल प्रतिदिन करने की सोचकर 1-2 दिन और खेल में निकल जाते थे। ऐसे ही हिसाब लगाते लगाते छुट्टियां कम होती जाती और स्कूल जाने का भय सताने लगता। अब हिसाब तो लगा लेते कि आज इतने कर लेंगे, मगर सवाल एक भी नहीं होते, और धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगती और अब लगने लगता डर कि अब स्कूल जाएंगे, सवाल नहीं किए तो अब मास्टर की डांट खाएंगे। कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जो काम करने से अच्छा मास्टर जी की पिटाई खाना उचित समझते। उन्होंने कौन काम करे, ज्यादा ज्यादा मारेंगे ना मार लें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग थे। उनका नेता था उमा, यानी कि ये जो सारे बच्चों का झुंड था उसमें एक जो है होता है, सभी बच्चों के झुंड में एक नेता होता है, तो उसमें जो था एक नेता था, उसका नाम था उमा। उसके जैसा लड़का कोई नहीं था, उसका सिर हांडी जितना बड़ा था, उसका सिर ऐसा लगता था मानो बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। तो उमा का सिर बहुत बड़ा था, उसका शरीर छोटा और सर बड़ा था। वह हाथ पांव से नहीं अपितु अपने सिर से लड़ाई करता था। वह अपना सिर दूसरे के पेट या छाती में मारा करता था। सहपाठी ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा था। अब उसका सर जो है ना अच्छा भारी करके, मतलब शरीर से कहीं बड़ा उसका सर था। अब वो अगर किसी को मार दे तो समझ लो उसकी आफत, और उसकी टक्कर बहुत बुरी हुआ करती थी। तो उसके जो जितने भी बच्चे थे उन्होंने सर की टक्कर का नाम क्या रखा था, रेल बम्बा। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उनमें केवल 9 कमरे थे। अब अपने स्कूल के बारे में बता रहे, 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एच की भांति बने हुए थे। कैसे बने थे, 9 कमरे थे, एक ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और फिर ऐसे, यानी कि 3 रूम्स इधर, 3 रूम्स इधर और 3 रूम बीच में। इस तरीके से ये स्कूल के कमरे बने हुए थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। वे स्कूल की प्रेयर के समय बाहर आते थे। पीटी अध्यापक प्रीतम चंद लड़कों की कतारों का ध्यान रखते थे, यानी कि हेडमास्टर,
और दूसरे थे पीटी के जो अध्यापक थे प्रीतम चंद। वे बहुत कठोर थे, यानी कि सख्त मिजाज थे और छात्रों की खाल खींचा करते थे, यानी कि पिटाई, खींचने का मतलब खूब अच्छी तगड़ी पिटाई किया करते थे। परंतु हेड मास्टर इसके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो हेड मास्टर बहुत ही नर्म स्वभाव के थे और वो 5th और 8th क्लास को इंग्लिश पढ़ाया करते थे। वे कभी किसी छात्र को मारते नहीं थे, केवल गुस्से में कभी कभार गाल पर हल्की चपत लगा देते थे। कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सब रोते हुए स्कूल जाया करते थे। कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था जब पीटी टीचर कई रंगों की झंडियां पकड़ाकर स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे। यदि हम ठीक से काम करते तो वे शाबाश कहकर हमारा हौसला बढ़ाते थे। तो अब इस मार पे पीटी सर थे प्रीतम चंद, इनकी मार से बचने के लिए भाई सभी बच्चे रोते हुए स्कूल पहुंचते थे। अब स्कूल जाना कब अच्छा लगता था? जब स्काउटिंग होती थी, तो रंग बिरंगी झंडियां पकड़ा दी और सब उसका काम किया करते थे, और जब अच्छा करते थे तो उन्हें शाबाशी भी मिलती थी। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हेडमास्टर शर्मा एक अमीर परिवार के लड़के की किताबें लाकर उसे दे देते थे। अपने स्कूल के हेडमास्टर के कारण ही लेखक अपनी शुरू की पढ़ाई पूरी कर सका। लेखक अपने परिवार का पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। तो लेखक का जो आर्थिक स्थिति, भाई सबकी आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी नहीं थी, तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि भाई स्कूल भेजें बच्चों को, और भेजे भी तो हर साल नई किताबें कॉपी ला कर दें। तो हेडमास्टर ने क्या किया कि एक बच्चा था, अमीर था, जो हर साल कपड़े किताबें लेता था, तो उसकी पुरानी किताबें जो है हेडमास्टर इसको दिला दिया करते थे, हमारे लेखक को पढ़ते थे। पूरे परिवार में, पूरे खानदान में लेखक पहले व्यक्ति थे जो स्कूल जा रहे थे उनके परिवार में। लेखक को नई कक्षा में जाने पर कभी कोई खुशी का अनुभव नहीं होता था। उसे किताबें और कॉपियों में से अजीब सी गंध आती थी, जिससे उसका मन उदास हो जाता था। इसका कारण उसे आज भी समझ नहीं आता है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते थे, जैसे आगे की पढ़ाई का कठिन होना या नए मास्टरों की मार का भय। यह भय मन के अंदर गहरी जड़ें जमा चुका था, इसीलिए लेखक को नई कक्षा में जाने का कोई उत्साह नहीं था। होता है ना, हम भाई नई नई क्लास में जाएंगे, हम पढ़ेंगे, नई चीजें सीखेंगे, तो ऐसा कोई उत्साह लेखक के अंदर नहीं रहता था। कारण ये जो भी कारण उन्हें आज तक समझ में नहीं आया, तो अगर उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा है तो उसके हिसाब से उन्हें लगता था कि उनके मन में जो मार का जो डर है और सिलेबस का ज़्यादा हो जाने का जो डर है, इसी डर के कारण वो एक कार्य नहीं कर पाते थे शायद। उन्हें इसलिए ये अच्छा नहीं लगता था कि वो नई क्लास में जाएं। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया। उनका बेटा विलायत पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव में जाया करते थे। वे फौज के खुशी जीवन का दृश्य प्रस्तुत करते थे ताकि नौजवान फौज में भर्ती हो जाएं। जब लेखक स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते तब उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ करता था। अब दूसरे विश्व युद्ध के समय क्या था कि भाई फौज में लोगों को भर्ती करना था। अब 1929 यानी कि अंग्रेज जब थे भारत में तब की बात है, तो अब लोगों को भर्ती करने के लिए उन्हें आकर्षित करना है। तो आकर्षित करने के लिए क्या करते थे, पहले नौटंकी ही चलती थी। नौटंकी वालों को लेकर फौज हर गांव में जाती और वहाँ फौज का जो खुशहाल जीवन है, उन्हें कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर नौटंकी के जरिए दर्शाया करते थे। तो लोग आकर्षित होकर फौज में दाखिल हो जाया करते थे। तो लेखक ने भी देखा, लेखक जब क्या था, स्काउटिंग की ड्रेस पहनकर जब ऐसे लेफ्ट राइट करते थे तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था कि मैं भी फौज में हूँ, क्योंकि फौज का जीवन उन्हें नौटंकी के जरिए उन्होंने देखा था। तब उन्हें ये सब चीज़ें बड़ी आकर्षित लगी थी कि भाई हमें मिल जाए, किसी तरीके से हम आ जाए, ये सारी चीज़ें। लेखक ने मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनकी वेशभूषा सभी को भयभीत करती थी। तो प्रीतम चंद पीटी के जो टीचर थे ना, प्रीतम चंद भाई हमेशा भाई डरते सब बच्चे थे उनसे, क्योंकि वो मारते बहुत थे, तो उन्हें मुस्कुराते हुए कभी देखा ही नहीं गया। और वो जो वेशभूषा पहनते थे उसको देख के तुरंत ही बच्चे डर जाया करते थे। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठिन सजा दिया करते थे। वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे, यानी 4th क्लास में क्या पढ़ाते थे, फारसी लैंग्वेज पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा। शब्द रूप संस्कृत में रहते हैं, तो एक दिन उन्होंने शब्द रूप याद करने के लिए बोला।
अगले दिन उन्होंने सब बच्चों से शब्द रूप सुने, परंतु किसी भी बच्चों को पूरी तरह शब्द रूप नहीं याद थे। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा, यानी कि एक तरीके से मुर्गा बनने के लिए बोला। कमजोर बच्चे सहन नहीं कर सके और 3-4 मिनट में वे गिरने लगे। जब लेखक की बारी आई तो उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते हुए देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाते तब तक पीटी सर को स्कूल में नहीं आ सकते थे। तो अब क्या था, जो पीटी सर थे उनसे सभी डरते भी थे और चिढ़ते भी थे, क्योंकि वो सजाएं जो देते थे वो बहुत भयानक होती थी। तो एक बार जब उन्होंने शब्द रूप याद करने के लिए दिया तो भाई किसी ने बच्चे ने ठीक से नहीं याद हो पाया, नहीं सुना पाए। तो अब सजा के रूप में क्या दिया कि भाई पैरों के बीच से हाथ निकालो, कान पकड़ के और पीठ ऊंची करके हो जाओ। तो एक तरीके जैसे मुर्गा बनाया जाता था उस तरीके से बनाया गया उन सभी को। जब ये देखा गया तो जब लेखक की बारी आई तब तक जो है वो जो हेडमास्टर थे वो वहां से गुजरे, शर्मा जी। अब जो है तुरंत जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आई कि वे बच्चों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो उन्होंने पीटी सर को डांटा भी और तुरंत ही उनकी शिकायत डायरेक्टर से कर दी। और उनको जब तक ये शिकायत का कोई जवाब नहीं आता तब तक उन्हें स्कूल में आने के लिए मनाही करती थी कि अब वो स्कूल नहीं आएंगे और अब वो अपने क्वार्टर में ही रहेंगे। पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते, मतलब अब तो स्कूल नहीं आ रहे तो भाई बच्चे भी उनकी खुलची लेने के लिए उनके घर पहुंच जाते। तो क्या देखते कि वो घर पे आराम कर रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे तोतों को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करते थे। बच्चों को यह एक चमत्कार लगता था कि जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बुरी तरह मारता है वह अपने तोतों के साथ कैसी मीठी बातें करता है। मतलब उस व्यक्ति को जिसको कभी बच्चों ने हंसते नहीं देखा, हमेशा मारते हुए ऐसी बुरी सजाएं देते हुए देखा। तो जब ये लोग बच्चे पहुंचे उनके घर पे उनको देखने के लिए कि भैया देखे प्रीतम चंद्र जी कैसे हैं, बड़े मजे लेने पहुंचे ना, बच्चे सभी शैतान होते हैं तो वो मजे लेने के लिए प्रीतम चंद्र के घर पहुंच गए कि भाई क्या है। तो देखा कि बड़े पिंजरे में तोता रखा है, तोते को भीगे हुए बादाम खिला रहे हैं और उससे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये स्कूल में बच्चों से तो सीधे मुंह बात नहीं करते और तोते से इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। हमने किस तरीके से उनके स्कूल के जो दिन थे, बचपन के जो कुछ एक दिन का एक जो पार्ट था गुरुदयाल जी का, वो आपके सामने रखा। आई होप इनको याद करके आप भी अपने बच्चे स्कूल जब आप 4th 5th में रहे होंगे, जब स्कूल जाते होंगे, जो यादें हों तो उन्हें ज़रूर याद करिएगा। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। अब बात है इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की यह स्वाभाविक विशेषता होती है कि खेल ही उन्हें सबसे अच्छा लगता है। सपनों के ऐसे दिन नामक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप किसी भी बच्चे से पूछिए, खेलने का नाम लीजिए, तुरंत तैयार हो जाएगा। पढ़ने को बोलो तो 2 बार, मम्मी 2 मिनट, पापा 2 मिनट, अरे 2 मिनट रुक जाओ अभी पढ़ते ना, अरे 5 मिनट दे दो। मगर खेलने को बोला तुरंत हाँ चलो खेलते। तो ये बच्चों के अंदर जो बात होती है ना, ये क्यों? सपनों के ऐसे दिन नामक पाठ से ज्ञात होता है कि लेखक और उसके बचपन के साथी मिलजुल कर खेलते थे, यानी कि वो सिर्फ खेलते रहते थे, उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता था। खेल खेल में जब उन्हें चोट लग जाती और धूल एवं रक्त जमे कई जगह छिले पांव लेकर घर जाते तो सभी की माँ बहनें उन्हें बाप उन पर तरस खाने की जगह बुरी तरह पिटाई करते थे। फिर भी वे अगले दिन फिर खेलने चले आते। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों को खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, आप लोगों के भी भाई बहन होंगे, पड़ोस में बच्चे होंगे, आप कभी इस तरीके से देखना। ये तो हमने पाठ के आधार पे समझा, तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर देखोगे कि बच्चे को अगर खेलते खेलते चोट लगी तो उससे बोलो कि नहीं बेटा खेलना नहीं जाना, इससे चोट लग गई ना, अब तुम नहीं जाना, तो वो कहेगा नहीं हम तो खेलने जाएंगे। और अगर उसको पढ़ते समय मान लीजिए कहीं पढ़ाई, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते समय गिर गया या स्कूल में कहीं चोट लग गई या घर में ही काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो किसी वजह से उसको चोट लग गई, तो अगर उसे बोलो कि नहीं पढ़ाई करो, तो कह रहे मम्मी कल हमें चोट लग गई थी, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो ये बच्चों के अंदर होता है, खेलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मगर पढ़ने के लिए 2 मिनट पीछे हो जाते हैं। तो ये चीज ये हमने ये वक्तव्य के द्वारा आपको बताया कि पाठ के अनुसार किस तरीके से था ये वक्तव्य। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक के बचपन के समय बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, स्पष्ट कीजिए। अब जो घटना ये पाठ में हुई थी वही चीज हमें यहाँ पर बतानी है कि जब नहीं लेते थे, वो जो बात उन्होंने कही है पाठ में वो हम यहाँ पर लिखेंगे।
अपने बचपन के दिनों में लेखक जिन बच्चों के साथ खेलता था उसमें अधिकांश तो स्कूल जाते ही ना थे, और जो कभी गए भी वे पढ़ाई में अरुचि होने के कारण किसी दिन अपना बस्ता तालाब में फेंक कर आ गए और फिर स्कूल गए ही नहीं। उनका सारा ध्यान खेलने में रहता। स्पष्ट है कि लेखक के बचपन के दिनों में बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। तो जो उनका पूरा गैंग था, जो लोग राजस्थान और हरियाणा से आए थे, उनमें क्या था, बच्चे ज्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रहते। अधिकतर तो स्कूल जाते नहीं थे, और जो स्कूल जाते थे उनका मन भी नहीं लगता था, और कभी कदार अगर स्कूल गए तो वहां से मन नहीं हुआ, आके अपना बैग तालाब में फेंक दिया कि अब नहीं पढ़ना, उसके बाद नहीं जाना। तो ये जो लाइनें हैं इनसे ये व्यक्त होता है कि जो स्कूल जाते लेखक के जो मित्र थे वो सभी जो है वो पढ़ाई में किसी भी तरह की रुचि नहीं लिया करते थे। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के बचपन में बच्चों के ना पढ़ पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे। इससे आप कितना सहमत हैं? यानी कि लेखक के बचपन में जो अभिभावक जो बच्चे मित्र थे उनके अभिभावक यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा जिम्मेदार थे बच्चों के ना पढ़ पाने के लिए। ये आप इस बात से कितना सहमत हैं, आपको ये बताना है। लेखक के बचपन में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास नहीं करते थे, ये उन्होंने बताया भी है। परचूनी और अढ़ाइती जैसे कारोबारी भी अध्यापक से कहते कि मास्टर जी इसे कौन सा तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास की मुनीमी का काम सिखा देंगे। स्कूल में अभी तक यह कुछ भी नहीं सीख पाया है। इससे स्पष्ट है कि बच्चों की पढ़ाई ना हो पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार रहते थे। मतलब क्या था, पेरेंट्स खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि बच्चे पढ़ें। उन्हें लगता था यार कौन सा बड़ा आदमी बनना है, इतना पैसा कमाना है, कुछ करना है, थोड़ा जोड़ घटाना सीख जाए, हिसाब किताब सीख जाए तो हम पंडित जी के पास लगा देंगे अड़ाती में। तो इस तरीके से वो बच्चे माँ बाप खुद नहीं चाहते थे कि बच्चे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले। तो भाई बच्चे कहाँ से इंटरेस्ट लेंगे जब खुद पेरेंट्स ही नहीं चाहेंगे कि बच्चे पढ़ें। प्रश्न संख्या 4 है, गर्मी की छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में लेखक ने क्या अंतर बताया है? पहले दिन और आखिरी दिन में। पहले दिन से तो भाई छुट्टियां शुरू हुई तो खूब हड़कम रहती थी, 1 महीना तक खूब मस्ती होती थी। फिर उसके बाद क्या होता था, हिसाब किताब शुरू होता था, 1 महीना बचा है, 200 सवाल करने हैं, अगर 10 सवाल भी हम पर डे करेंगे तो 20 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आखिरी दिन आते आते क्या होता था, सारे दिन खेल में निकल जाते थे और एक भी सवाल नहीं होता था। तब क्या लगता था, डर लगता था स्कूल जाने में। अब क्या है, लेखक ने बताया कि जब गर्मी की छुट्टियां 1.5-2 महीने की हुआ करती थी, छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह तक बच्चे खूब खेल कूद किया करते थे। वे सारा समय खेलने में बिताया करते थे। छुट्टियों के आखिरी 15-20 दिनों में अध्यापकों द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने का हिसाब लगाते और कार्य पूरा करने की योजना बनाते हुए उन छुट्टियों को भी खेल कूद में बिता दिया करते थे। तो मतलब हिसाब लगा रहे कि इतने दिन में इतने हो जाएंगे, इतने दिन में उतने हो जाएंगे, हिसाब किताब लगाते, लेकिन कार्य करते समय उनका सारा हिसाब किताब लगाते बीत जाता और एक भी दिन उनका कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया करता था। आज हम इसको क्विक रिवीजन में फटाफट समझेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। टोपी शुक्ला कहानी राही मासूम रजा द्वारा लिखे उपन्यास का एक अंश है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि बचपन में बच्चे को जहां से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। टोपी को बचपन में अपनापन अपने परिवार की नौकरानी और अपने मित्र की दादी माँ से मिलता है। वह उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता है। बच्चा बहुत मासूम होता है, वो हर एक स्पर्श को, हर एक भाव को बहुत ही अच्छे से समझता है। तो ये जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो इसमें टोपी शुक्ला एक ऐसा बच्चा है जिसे प्यार अपने परिवार में नहीं मिलता, जिन्हें वो बाहर ढूंढता है, और जब बाहर वो जाता है तो उसे अपने मित्र की जो दादी होती है वहाँ पर मिलता है, और साथ ही उसके घर की जो नौकरानी होती है उससे मिलता है। तो इन दोनों के साथ ही वो जीवन को अपना व्यतीत करता है और उन्हीं के साथ रहता है। अपने परिवार के वो इतना नज़दीक नहीं आ पाता। तो बच्चे को एहसास, भाव, फीलिंग्स का एहसास बहुत अच्छे से होता है। इसलिए जब भी आप किसी बच्चे को देखें ना, तो ध्यान रखिएगा वो आपके मन की फीलिंग आपसे पहले समझेगा। क्यों? क्योंकि वो प्यार को बहुत ही अच्छे से समझता है, और अगर आप उससे चिढ़ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो भी उसे वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। कहानी टोपी के इर्द गिर्द घूमती है। टोपी यानी कि वो बच्चा, वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। टोपी के पिता डॉक्टर है, उनका परिवार भरा पूरा है। यह परिवार अत्यधिक संस्कारवादी है, घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। टोपी का एक दोस्त है इरफन।
टोपी हमेशा उसे इरफन कहकर पुकारता है। इरफन को बुरा अवश्य लगता था, परंतु फिर भी वह उससे बात करता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब अलग थे, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था। अब कहानी हमारी जो शुरू होती है वो है टोपी के घर से। टोपी के घर में उनके सबसे बड़े उनके पिताजी हैं, जो एक डॉक्टर हैं। घर में भाई बहन, माँ, दादी, सभी लोग, बहुत सारा बड़ा परिवार है, सब कुछ है घर के अंदर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। संस्कारवादी कहेंगे मतलब सब लोग बड़ी तमीज़ से, तहजीब से पेश आए, बड़ी आवाज़ में बात नहीं करनी है, सबसे न बड़ों की इज्जत करनी है। तो इस तरीके के संस्कार सभी के अंदर थे। जो टोपी है उसका एक फ्रेंड है, उसका नाम है इरफन, जो एक मुसलमान है। दोनों में मजहब का डिफरेंस है, लेकिन तब भी दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ज़्यादातर समय एक साथ स्पेंड करते हैं और प्यार भी बहुत है। दोस्ती गहरी है तो एक दूसरे से प्यार भी इन दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। इस कहानी के दो पात्र हैं, बलभद्र नारायण शुक्ला यानी टोपी और सैयद जरगाम मुर्तजा यानी कि इरफन। तो दोनों के जो पूरे नाम हैं उन्हें आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्या नाम है? बलभद्र नारायण शुक्ला यानी कि टोपी शुक्ला और सैयद जरगाम मुर्तजा यानी कि इरफन। इरफन के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। अब हमने देखिए टोपी शुक्ला के घर के बारे में जान लिया, अब हम इरफन के घर के बारे में जानते हैं। कौन थे उनके दादा और परदादा? मौलवी थे, प्रसिद्ध मौलवी। वे जीवित रहते हुए हिंदुस्तान में रहे थे, किंतु उनकी लाशों को करबला ले जाकर दफनाया गया था। मतलब जब वो जिंदा थे तो हिंदुस्तान में रहे, लेकिन मरते समय उन सभी ने अपनी वसीयत करी थी कि मरने के बाद उन्हें करबला ले जाकर दफनाया जाए। करबला मुसलमानों का बहुत ही पवित्र जगह होती है, तो उन सभी की इच्छा थी कि हमको उस पवित्र स्थान पर ले जाकर दफनाया जाए। इरफन के पिताजी उनके खानदान के पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे, यानी कि पिताजी, इरफन के जो पिताजी थे वो हिंदुस्तानी थे ना, उससे पहले वो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे। इरफन की दादी मौलवी परिवार से नहीं थी। पिताजी मौलवी थे, दादा मौलवी थे, लेकिन दादी मौलवी नहीं थी। उनके परिवार में कोई भी मौलवी नहीं था। दादी के मायके की बात हो रही वहां पर। वह एक जमींदार परिवार की तथा पूरब की रहने वाली थी। तो कहाँ की रहने वाली थी? पूरब साइड की। उनकी ससुराल लखनऊ में थी, जहां गाना बजाना बुरा समझा जाता था। तो अब जब उनकी दादी की शादी हुई और जब वो अपनी ससुराल आई तो ससुराल था लखनऊ में। भाई मौलवी परिवार, संस्कारी परिवार, यहाँ गाना बजाना तो बहुत बुरा माना जाता है, और भाई वो पूरब से, और पूरब में गाना बजाने का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन होता है। तो ये सब चीज़ें उनको बड़ी अखरती थी, क्योंकि अब जिस माहौल में रह के आई थी अब इस माहौल में वो पूरी तरीके से बंध चुकी थी। इरफन के पिता की शादी पर उनके मन में विवाह के गीत गाने की इच्छा थी, परंतु इरफन के दादा के डर से नहीं गा पाई। तो जब इरफन के पिताजी की शादी हुई तो क्या हुआ, उनकी दादी के बड़े अरमान थे कि भाई हम अपने बेटे की शादी में गाएंगे, लेकिन पिताजी मौलवी, सख्त मिजाज, तो वो नहीं गा पाई। तो बिल्कुल भी उनके मन के जो जितने अरमान थे वो उन्हीं के अंदर रह गए। उन्हें इरफन के दादा से केवल एक ही शिकायत थी कि वे सदा मौलवी बने रहते थे। भाई आप जाइए वहां मौलवीगिरी करिए, लेकिन आप हर समय मौलवी बने रहिए, ये जरूरी नहीं कि परिवार के साथ परिवार जैसा बिहेव करिए। इरफन की दादी जब मरने लगी तो उसे अपनी माँ का घर याद आने लगा। तो जब आखिरी वक्त में उनकी दादी मर रही थी तो उन्हें अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। इरफन उस समय स्कूल गया हुआ था, उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह उसे रात के समय कहानियां सुनाया करती थी। दादी पूरबिया भाषा बोलती थी जो उसे अच्छी लगती थी। टोपी को भी उसकी दादी की भाषा अच्छी लगती थी। टोपी को इरफन की दादी अपनी माँ जैसी लगती थी। उसे अपनी दादी से नफरत थी। वह इरफन के घर जाकर उनकी दादी से बात किया करता था। इरफन को भी अपनी दादी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो पूरबिया भाषा बोलती थी, और टोपी को भी इरफन की दादी बहुत पसंद थी, जबकि इरफन खुद अपनी दादी से बहुत नफरत करता था क्योंकि वो बहुत सख्त मिजाज थी, डिसिप्लिन वाली थी, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मगर इरफन की दादी से बात करना, पूरबिया भाषा सुनना, प्यार करना, जब भी इरफन के घर जाता तो हमेशा उनकी दादी के पास जाकर बैठा करता था। एक दिन टोपी ने अपने घर में जैसे ही अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग किया, उसी क्षण उसके यहाँ तूफान आ गया। माँ से ज्यादा उसकी दादी भड़क गई। बाद में उसकी माँ से बहुत पिटाई हुई। तो अब जब घर जाता था इरफन के यहाँ तो भाई इरफन जाहिर सी बात है अपनी माँ को अम्मी कहता था।
तो एक दिन ऐसे ही घर पर डाइनिंग टेबल पे बात हो रही थी और टोपी के मुंह से अपनी माँ के लिए क्या निकल गया, माँ की जगह अम्मी निकल गया। अब इतना कहना था कि घर में तो बवाल मच गया। खूब दादी को तो बहुत बुरा लगा, दादी ने बहुत बातें सुनाई और बाद में जो है टोपी की पिटाई भी उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा कर दी। उनके भाई मुन्नी बाबू ने माँ से झूठ कह दिया। अब जो उनके भाई थे बड़े वाले, उन्होंने बोल दिया, मुन्नी बाबू ने झूठ बोला कि उसने कबाब खाए हैं, जबकि कबाब मुन्नी बाबू ने खाए थे। उसने बोला कि भाई शुक्ला परिवार, पंडित परिवार, और उन्होंने बोला कि इसने कबाब खाए हैं। अब तो और तूफान मच गया, जबकि कबाब खाए किसे, खुद मुन्नी बाबू ने खाए थे। सबने मुन्नी बाबू के झूठ को सच समझ लिया और टोपी के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मुन्नी बाबू के झूठ को सबने सच समझा और जो है टोपी अपनी बात साबित कर सके इसके लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था और बहुत उसकी पिटाई भी हुई। अगले दिन टोपी स्कूल गया, तब उसने इरफन को सारी घटना बताई। भूगोल के चौथे पीरियड में दोनों स्कूल से भाग गए। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी इरफन से कहता है क्यों ना वह अपनी दादी बदल ले। इरफन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी दादी उसके पिताजी की माँ भी थी। इरफन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी जल्दी मर जाएगी क्योंकि बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। अब भाई जिस दिन पिटाई हुई उसके दूसरे दिन भाई ये दोनों बच्चे स्कूल में मिले सारी और चौथे पीरियड में स्कूल से भाग के आए। केले वेले खरीदे क्योंकि टोपी सिर्फ फल खाता था। तो वो आया, बैठ गया, दोनों बात करने लगे। तो उसने टोपी ने ये सजेशन दिया इरफन से, क्यों ना तुम अपनी दादी और मेरी दादी में बदल लो, अपनी दादी मुझे दे दो, मेरी दादी तुम ले लो। तो इरफन ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, मेरी दादी मेरे पिताजी की माँ भी है, हम कैसे बदल लें। तो उन्होंने कहा परेशान नहीं हो, बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं, तुम्हारी दादी जल्दी ही मर जाएगी। इरफन ने ये टोपी को दिलासा दिया। इतने में नौकर, अब ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में नौकर ने आकर सूचना दी कि इरफन की दादी मर गई। दोनों बात कर रहे थे और इधर सूचना आई कि इरफन की दादी मर गई, जिसे इरफन भी बहुत प्यार करता था और टोपी भी बहुत प्यार करता था। शाम को जब टोपी इरफन के घर गया तो वहां सन्नाटा पसरा था। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका था। टोपी ने इरफन से कहा, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तब ठीक भया होता। अब टोपी जब शाम को इरफन के घर पहुंचता है तो वहाँ बहुत लोग थे, लेकिन उसके लिए वो घर खाली हो गया था क्योंकि वो दादी से बहुत प्यार करता था और दादी अब थी नहीं। तो उनको बड़ा तकलीफ होती है। तो अब टोपी को जो अफसोस होता है वो इरफन से कहता है कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि भाई इरफन की दादी से तो दोनों ही प्यार करते थे, नफरत तो भाई टोपी की दादी से करते थे। तो इसलिए टोपी को इस चीज़ की बहुत तकलीफ हो रही थी। जल्द ही इरफन के पिता का तबादला हो गया। अब इरफन के पिता जो मौलवी थे उनका तबादला हो गया दूसरी जगह, दूसरे शहर में। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि आगे से किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली हो। तो उसको बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि एक ही दोस्त था उसका, उससे बात करता था, वो भी चला गया। तो उसने बोला जिसके पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में होंगे हम ऐसे किसी भी लड़के से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। इरफन के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया। उस शहर के अगले कलेक्टर हरिनाम सिंह थे। उनके 3 लड़के थे, तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बना। तो जो अगले कलेक्टर आए थे तो वो भी कोई दोस्त उसका नहीं बन पाया। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता। तो जो तीनों लड़के अलग अलग, छोटे एक छोटा एक बड़ा, एक सिर्फ अंग्रेजी बोलता था, इसलिए किसी से भी जो है टोपी की दोस्ती नहीं हो पाई थी। उसमें से किसी ने टोपी को अपने पास फटकने ना दिया। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में घुस गया। तो जिस बंगले में रहते थे इरफन का परिवार, उसी में दूसरे लोग आए थे ट्रांसफ़र के बाद में। तो वो लोग बिल्कुल चपरासी नौकर जानते थे, इसलिए इरफन आता था, लेकिन उसके जो बच्चे थे वो बिल्कुल भी मित्रता नहीं करते उनसे। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, उनके पास टोपी का झगड़ा हो गया। डब्बू ने एल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी, तब उसे होश आया। फिर उसने कभी भी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। तो अब क्या हुआ, चपरासी और नौकर उसको जानते थे इसलिए बंगले के अंदर आने दिया। अब क्या हुआ, तो खेल खेल में जो है तीनों लड़कों से टोपी का झगड़ा हो गया। तो उनके एक लड़के ने जो है अल्सेशियन कुत्ता छोड़ दिया, कुत्ते ने टोपी को काट लिया। अब टोपी बेहोश हो गया। तो उसको 7 सुइयां, पहले लगता था ना 7 सुइयां पेट में लगती थी कुत्ते के काटने के बाद, तो वो जब लगा तब टोपी को होश आया और तब टोपी ने ये कहा कि अब वो बंगले में कभी भी नहीं जाएगा। इसके बाद टोपी ने अपना अकेलापन घर की बूढ़ी नौकरानी सीता
से दूर किया। तो अब वो सीता से बहुत प्यार करता था, क्योंकि सीता से उसे अपनापन मिलता था, जैसे दादी से मिलता था, इरफन की दादी से। तो अब वो किसके साथ रहने लगा, वो नौकरानी के साथ ज़्यादा समय गुजारने लगा। सीता उसे बहुत प्यार करती थी, उसका हर दुख दर्द समझती थी। घर के सभी सदस्य उसे बेकार समझते थे। घर में सभी के लिए सर्दी के गर्म कपड़े बने। तो अब वो दादी उसको, जो सीता थी, वो उसको बहुत अच्छे से समझती थी, हर चीज़ उससे शेयर करता था, लेकिन घर का कोई भी सदस्य उसके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करता था। अब एक बार क्या हुआ, घर में सभी के लिए गर्म कपड़े बने, परंतु टोपी को मुन्नी बाबू का उतरा कोट, भाई सबको नए कपड़े मिल रहे थे, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट दिया गया। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम पुराना कोट नहीं लेंगे। टोपी ने मना कर दिया। उसने वह कोट घर की नौकरानी केतकी को दे दिया। उसकी इस हरकत पर दादी क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे बिना गर्म कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दे दिया। अब उसे पुराना कोट दिया जा रहा था तो उसे बहुत बुरा लगा। तो उसने वो कोट क्या है, वो एक नौकरानी थी केतकी, उसको दे दिया कि तुम लोग। अब ये बात जब दादी को बुरी लगी तो उन्होंने कहा तो तुम अब बिना गर्म कपड़े के ठंड को बिताओगे, अब तुमको एक भी गर्म कपड़ा नहीं मिलेगा। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ था। अब भाई उसके बाद पढ़ते पढ़ते भाई 9th क्लास में आ गया। 9th क्लास में वो 2 बार फेल हो चुका था, जिस कारण उसे घर में और अधिक डांट पड़ने लगी थी। भाई एक ही क्लास में जब बार बार फेल होगा, भाई बच्चे का मन कहीं नहीं लग रहा था, तो वो बार बार फेल हो रहा था। तो जो है उसको घर में भी बहुत सभी लोग डांटने लगते थे। जिस समय वो पढ़ने बैठता उसी समय घर के सदस्यों को बाहर के कुछ ना कुछ मंगवाना होता था। अब बच्चा एक तो पहले पढ़ने में कमजोर, मन नहीं लग रहा, ऊपर से जब वो पढ़ने बैठता तो घर के लोग कुछ ना, भाई बेटा वो आ जाके ले आओ, और ले आओ, वो ले आओ, तो उसका और मन नहीं लगता था। स्कूल में भी उसे अध्यापकों ने सहयोग नहीं दिया। स्कूल के अध्यापक भी उसे ज़्यादा नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दें, समझा दें, ऐसा कुछ नहीं था। अध्यापकों ने उसे 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने पर उसे नजरअंदाज कर दिया। 3 साल फेल हो गया तो अब उसको नजरअंदाज करके, अरे बेकार लड़का, फालतू का लड़का है, तो अध्यापकों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब जो उससे छोटे थे अब उसके साथ बैठने लगे थे। ये बात भी टोपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ सहानुभूति रखता, उसे परीक्षा में पास होने के लिए प्रेरित करता। घर और स्कूल में किसी ने भी उसे अपनापन नहीं दिखाया। उसने स्वयं ही मेहनत की और 3री श्रेणी में 9वीं पास कर ली। अब क्या हुआ, कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई उसे हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन तब भी टोपी ने मेहनत करी और 3rd टाइम जो है 3री बार वो 3rd पोजीशन में 9th में पास हो गया। उसके 9वीं पास करने पर दादी ने कहा कि उसकी रफ्तार अच्छी है, 3रे वर्ष में 3री श्रेणी में पास तो हो गए। अब जब वो 3री बार 9th में पास हो गया 3rd पोजीशन में, तो दादी ने उसको टॉन्ट करते हुए कहा कि तुम्हारी रफ्तार अच्छी है भाई, तुम 3री बार 3री श्रेणी में, वो भी 3rd पोजीशन में पास हुए। तो दादी तो भाई पहले ही उसको इतना पसंद नहीं करती थी, तो वो भी उसको काफ़ी टॉन्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हुआ। इस पार्ट ने हमको ये बहुत चीज़ बताने की कोशिश करी है कि बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है, नज़रअंदाज नहीं करिए। आप जितना हेल्प करेंगे बच्चे आपके उतने करीब आएंगे। प्यार से समझाइए, अपनेपन से समझाइए, वो बिल्कुल समझेंगे। अब इसी पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इरफन के पूर्वजों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जैसे बताया था दादा परदादा जो है वो मौलवी रहे, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इरफन के दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। वे काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में मरे। वे ये वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी पैदा बच्चा हुआ वह बढ़कर इरफन का बाप हुआ। इसके बाद इरफन और अन्य सदस्यों के रूप में यह परिवार भारत का होकर रह गया। तो कहने का मतलब है पहले ये जो परिवार है ये भारत का नहीं था, ये बाहर के थे। जो पहले हिंदुस्तानी यहाँ पैदा हुए, यानी यहाँ पर है ना, बर्थ ले लेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो थे इरफन के पिता। वो यहाँ पे हिंदुस्तान में पैदा हुए और यहीं के, उसके बाद इनका पूरा परिवार हिंदुस्तान में हो गया। मगर जो इनके पहले पूर्वज थे वो जो है क्या थे, वो मौलवी थे और उनकी मौत के बाद उन्हें करबला ले जाकर दफनाया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, लखनऊ आकर भी इरफन की दादी की एक विशिष्ट पहचान बनी हुई थी, स्पष्ट कीजिए।
लखनऊ कौन सी जगह थी? उनकी दादी का ससुराल था, शादी करके वो वहां पर आई थी, तो उस जगह भी उनकी विशिष्ट पहचान थी। ये बात आपको पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। इरफन की दादी लखनऊ के पूरब की रहने वाली थी। वे जमींदार की बेटी थी जो विवाह के बाद अपने ससुराल लखनऊ आ गई। वे यहाँ भी पूर्वी बोलती थी। वे हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल का जीता जागता नमूना थी। वे रोजा नमाज की पाबंद थी, परंतु इकलौते बेटे को जब चेचक निकली तो उन्होंने प्रार्थना की, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। वे सदा मायके की ही भाषा बोलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो भले एक मुसलमान लेडी थी, लेकिन जब उनको चेचक नहीं थी, तो चेचक बोलते हैं कि माता जी के प्रकोप से निकलती है, तो माता जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उनको जल्दी ठीक कर दीजिए। उस समय चेचक जो है, मिजल्स या चिकन पॉक्स जो है बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था, उससे लोग बच नहीं पाते थे, उनकी मौत हो जाया करती थी। तो उसको भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से भगवान की प्रार्थना वगैरह करके किया, जबकि खुद भी नमाज और रोजे पूरी पाबंदी के साथ रखती थी, पूरबिया भाषा बोलती थी। तो इस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, मृत्यु के करीब आने पर इरफन की दादी को क्या क्या याद आ रहा था? जब इरफन की दादी मृत्यु के करीब आई तो उनको क्या याद आ रहा था? उनको याद आ रहा था अपना मायका, अपना घर। क्यों? क्योंकि वो जब वहां रहती थी तो वो बड़ी खुली खुश मिजाज रहती थी, और जब शादी के बाद यहाँ आई तो पाबंदियों में हो गई, क्योंकि एक मौलवी परिवार की बहू बन चुकी थी, तो इसलिए हमेशा वो अपने मायके को मिस करती रहती थी। प्रश्न संख्या 4 है, इरफन की दादी टोपी को अपने ही परिवार के सदस्यों के उपहास से किस तरह बचाती थी? तो इरफन की दादी के करीब टोपी बहुत अच्छे से था, लेकिन उसका अपना परिवार उसका बहुत मजाक उड़ाता था, उपहास करता था, जिसे टोपी को अपना परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जब ये करता था तो इरफन की दादी उसको किस तरीके से अपने परिवार के उपहास से बचाती थी? टोपी जब इरफन के घर जाता तो वह इरफन की दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे वहां से प्यार मिलता था। वह इरफन की अम्मी और उसकी बाजी के पास न जाता न बैठता। वे दोनों प्रायः टोपी को उसकी बोली के लिए छेड़ती और हंसती थी। टोपी बहुत सलीकेमंद तरीके से बोलता था, तो उसकी जो लोग थे वो बहुत चिढ़ाते थे। जब बात बढ़ने लगती तो दादी ही बीच बचाव करती और कहती कि तू उधर जाता ही क्यों है। इस तरह वे टोपी को अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए उपहास से टोपी को बचाती थी। तो अब क्या था, जब वो आता था तो उसकी जो बोली थी उससे सभी लोग हंसने लगते थे, मतलब उसकी माँ और बाजी यानी कि इरफन की बड़ी बहन। तो इसको मतलब बचाने के लिए दादी खुद ही कूदती थी और उसको अपने पास में लाकर बैठा लिया करती थी। तो इस तरीके से ये पार्ट हमने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया। इस पार्ट की डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वन शॉट रिवीजन सिर्फ हिंदी में अवेलेबल नहीं है आपके लिए, सभी सब्जेक्ट में आपके लिए अवेलेबल है। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ वन शॉट रिवीजन लिखा है। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। 9, 10, 11, 12, तो आप है क्लास 10th में। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 10th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट के वन शॉट यानी फुल चैप्टर रिवीजन अवेलेबल हैं। तो जिस भी चैप्टर का आपका एग्जाम है या जिस सब्जेक्ट का है उसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी अवेलेबल हैं आपके लिए। तो जो जो चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनको आप क्लिक करके अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इन वीडियोस को देखिए, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।